हूँ, राजस्थान हाँ। पाली डिस्ट्रिक्ट से पाली में ही रहता हूँ मैं। और अभी मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मेरा डिजाइनिंग वर्क का, हाउस डिजाइनिंग वगैरह सारा। यार और अभी उसके मेरे को साथ एक ना मैं सर्वे वर्क भी करता हूँ, लेकिन सर्वे में कौन सा इंस्ट्रूमेंट आप, अच्छा आप वही है ना जो ऑफलाइन के लिए बात कर रहे हैं? जी 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 सर। ठीक है, अभी मेरे पास एक बंदे का फोन आ रहा था, मैसेज आ रहा था, डबल स्टोरी बिल्डिंग का, उसको प्लान करवाना है। आपका नंबर दे दूं? बिल्कुल देखो सर, कर चलो दूंगा। ठीक है, आपका नंबर दे देंगे, आप उनसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, और जो है जी आप सर। उसको फिर जी सर। कंटिन्यू कर सकते हैं उनके साथ में। ठीक है, चलो ये Redmi 9 कौन है जी भाई सर। अपना, यार बता तो दो। चलो ठीक है, आपका मोस्ट वेलकम है आप सब लोगों का, जो भी नया हमारे ट्रेनी है। ठीक है, थैंक यू सर। ओके वेलकम। ये भाई Redmi 9 कौन हो आप? अदरवाइज मैं रिमूव कर दूंगा यार आपको यहाँ से। भाई आप हटा रहे हो कि मैं आपको रिमूव कर दूं? Redmi 9, चलो यार छोड़ो, भाड़ में जाए। मैं अब, भाई ये लास्ट टाइम मैं बोल रहा हूँ, मैं अब रिमूव कर दूंगा यहाँ से, जो भी हो आप, फिर आप मीटिंग ज्वाइन नहीं कर पाओगे। ठीक है, ठीक। चलो लास्ट टाइम पे हमने डिस्कस किया था, कल का वीडियो अगर आप लोग जो नए हैं ना, तो वो कल वाला जो है आप एक बार जाके देख लेना। कल हमने बिल इसके क्वांटिटी सर्वेइंग के बारे में डिस्कस किया था, आज उसी टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। एक बार मैं ब्रीफ कर देता हूँ। देखो क्वांटिटी सर्वेयर जो है 3 फेजेस में काम करता है, मतलब हमारे तीन जो है डिपार्टमेंट्स होते हैं बेसिकली। मेन जो कोर डिपार्टमेंट है क्वांटिटी सर्वेइंग के, so the first one is estimation, the second one is billing, and the third one is tendering. According to experience, one candidate move from one department to another department. ठीक है जी, आज जो हम बात कर रहे हैं उसके आगे कंटिन्यू करते हैं कि भैया कि क्वांटिटी सर्वेयर करता क्या है हमारा। ठीक है, क्वांटिटी सर्वेयर का बेसिक काम क्या होता है? एस्टिमेशन करना, बिलिंग करना और टेंडरिंग करना। ठीक है, एस्टिमेशन, बिलिंग एंड टेंडरिंग। तो हमारा जो, ठीक, तो हम जो क्वांटिटी सर्वेइंग करते हैं उसमें सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा जो टेंडर है वो क्या क्या होता है। मतलब अगर हम क्वांटिटी सर्वेइंग की बात करें तो व्हाट इज एस्टिमेशन? एस्टिमेशन क्या होता है भाई? कोई बताएगा एस्टिमेशन क्या होता है? एस्टिमेशन क्या होता किसी है? चीज की क्वांट किसी भी चीज की क्वांटिटी निकालना या उसमें कितना सामान लगेगा वो एस्टिमेशन कहलाता हाँ जी, वो हमारा एस्टिमेशन कहलाता है। ठीक है, किसी भी चीज की क्वांटिटी को निकालने को हम लोग एस्टिमेशन कहते हैं। ठीक, उसके बाद जो है मतलब क्वांटिटी निकालना प्लस उसका कॉस्ट को डिफाइन करना, उसके कॉस्ट को फाइंड आउट करने को हम लोग एस्टिमेट कहते हैं। ठीक है, ठीक। उसमें जो है, देखिए एस्टिमेशन इज द टेक्निक ऑफ कैलकुलेशन और कंप्यूटिंग द वेरियस क्वांटिटीज एंड द एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर टू इंक्योर्ड ऑन अ प्रैक्टिकल पर्टिकुलर वर्क और अ प्रोजेक्ट। किसी भी प्रोजेक्ट की जो है हमें क्वांटिटी निकालना, उसकी कॉस्ट को डिफाइन करना, उसको हम लोग एस्टिमेशन कहते हैं। टाइप ऑफ एस्टिमेशन कोई बता सकता है? किसी को आइडिया है टाइप ऑफ एस्टिमेशन क्या होता है? कितने टाइप के एस्टिमेशन होते हैं? है सर। कितने टाइप के एस्टिमेशन होते हैं? महेश क्या बात है, तुम्हारे यहाँ लाइट नहीं है आज, अंधेरे में बैठे हुए हो? जी सर, लाइट नहीं, मैं डाटा से होता। जी सर। चलो लाइट नहीं है सर। ठीक ठीक ठीक, कोई बात नहीं। हाँ बताओ यार, टाइप ऑफ एस्टिमेशन कोई बता सकता है? टाइप ऑफ एस्टिमेशन कितने होते हैं? है आइडिया तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे चलें, मैं खुद बताऊं कितने टाइप के एस्टिमेशन होते हैं। नीली वाली पेन कहाँ गई? नीली वाली हाँ पेन जी, कहाँ गई? आइडिया है किसी को टाइप ऑफ एस्टिमेशन के बारे में? नहीं मालूम है? देखो, हमारा होता है अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट। अप्रोक्सीमेट मतलब एक लमसम, अप्रोक्सीमेटली हम टेंटेटिव मतलब थोरोली नहीं करते हैं किसी भी चीज को। एक अप्रोक्सीमेटली हम आइडिया से बताते हैं यार इतना जो है। कभी देखा होगा, अगर कोई जो है हमारा छत बन रहा है, कोई लेंटर गिर रहा है, तो उसमें मिस्त्री को बुलाएंगे, हाँ भाई ये जो है
ये छत हमें कास्ट करना है, इसके बारे में जरा आइडिया बताओ यार, कितना हमारा सीमेंट लगेगा, कितना ऐसी स्टील नीली वाली लगेगा, कहाँ है? कितना जो है हमारा क्वांटिटी कंक्रीट का लगेगा, बजट कितना लगेगा रोड़ी, वो एक साइज बताता है। साइज पूछेगा भाई कितने का है, 10 बाई 10 का है, ठीक है, और 4 इंची डालना है, 6 इंची डालना है, एक अप्रोक्सीमेटली आइडिया आपको दे देगा। दैट इज कॉल्ड अप्रोक्सीमेट एस्टिमेशन, जो कि आप एक डिटेल एस्टिमेट नहीं है, अप्रोक्सीमेट आइडिया के अनुसार आपका एस्टिमेट बनाते हैं, ठीक है। फिर है प्लिंथ एरिया, प्लिंथ एरिया एस्टिमेट। प्लिंथ एरिया समझते हैं क्या होता है? प्लिंथ एरिया एस्टिमेट क्या होता है? प्लिंथ एरिया कोई बता सकता है प्लिंथ एरिया क्या होता है? भाई जिसको भी आइडिया है ना सर, बाकी लोग अपना माइक ऑफ कर दो, जिसको बोलना हो वो अपना माइक ऑन कर देना। प्लिंथ एरिया क्या प्लॉट होता के है जितने मालूम है? प्लॉट के जितने पार्ट पर कंस्ट्रक्शन की जाती है, हैं? जितने पार्ट पर कंस्ट्रक्शन की जाएगी सर प्लॉट की। कितने पार्ट पर ग्राउंड बीम के कंस्ट्रक्शन? नीचे वाले, ग्राउंड बीम के नीचे सर वाले को। देखो अगर हम ना सर जितना भी इस टाइप की स्टैंडर्ड लैंग्वेज स्ट्रक्चर। करेंगे ना, तो हमारा कभी भी मतलब, एक टेक्निकल इंजीनियर है, हम लोग इंजीनियर हैं, हम लोग इंजीनियरिंग लैंग्वेज में बात करें तो बात बनता है, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये हमारा जो है कंस्ट्रक्शन हो रहा स्टैंडर्ड है। स्ट्रक्चर पार्ट क्या करते हैं? हाँ ठीक है, ठीक। तो हमारा ये ब्रिक, ये जो प्लिंथ बीम है ना, तो इसके आउटर फेस से लेके आउटर फेस तक जो हमारा एरिया होगा ना, दैट इज कॉल्ड प्लिंथ एरिया। तो इसके हिसाब से जो हम एस्टिमेट बनाएंगे, दैट इज कॉल्ड प्लिंथ एरिया एस्टिमेट, ठीक है। ब्रिक मतलब जो प्लिंथ बीम है, उसके आउटर फेस से आउटर फेस तक और इस फेस से इस फेस तक जो हमारा एरिया जो कैलकुलेट होगा, दैट इज कॉल्ड प्लिंथ एरिया, और उसके ऊपर जो एस्टिमेट बनाया जाएगा, दैट इज कॉल्ड प्लिंथ एरिया एस्टिमेट, ठीक है। ठीक है भाई, आया समझ में? दैट इज कॉल्ड प्लिंथ एरिया एस्टिमेशन। नेक्स्ट क्या है हमारा? क्यूबिकल कंटेंट। क्यूबिकल कंटेंट का मतलब क्या है? हाँ जी, क्यूबिकल कंटेंट क्या होता है? हाँ जी बोलो, क्यूबिकल कंटेंट क्या होता है भाई? बोलो यार, क्यूबिकल कंटेंट क्या होता है? देखो, हमारा जो ब्रिक वर्क होता है वो क्यूबिक मीटर में होता है, कंक्रीट हमारा क्यूबिक मीटर में होता है, ब्रिक वर्क हमारा 115 का स्क्वायर मीटर में होता है। तो क्वांटिटी के हिसाब से जब हम कोई एस्टिमेट बनाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड क्यूबिकल कंटेंट एस्टिमेट, ठीक है। क्वांटिटी के हिसाब से भैया पर क्यूबिक मीटर कितना कॉस्ट आएगा, उसके हिसाब से जो हमारा होगा, तो दैट इज कॉल्ड क्यूबिकल कंटेंट एस्टिमेट। नेक्स्ट क्या है? डिटेल्ड एस्टिमेट। डिटेल्ड एस्टिमेट का मतलब क्या है? डिटेल्ड एस्टिमेट मतलब एक एक चीज का हम एस्टिमेट बना रहे हैं, एक एक चीज का, एक्सकवेशन का मतलब आइटम वाइज, आइटम वाइज जो हमारा एस्टिमेट बनेगा, ठीक है। एक एक चीज जरूरी नहीं है उसमें अब केवल क्यूबिक मीटर वाली क्वांटिटी हो, स्क्वायर मीटर वाली भी हो सकती है, मैट्रिक टन वाली भी हो सकती है, आपका स्क्वायर मीटर वाला भी हो सकता है ना। तो उसको हम क्या कहेंगे? डिटेल्ड एस्टिमेट। मतलब एक एक चीज का बिल्कुल डिटेल्ड में ब्रेकअप करके, हर चीज मतलब अगर बिल्डिंग है तो बिल्डिंग में क्या क्या चीजें लग रही हैं, प्लास्टर, पेंट, जो है आपका ये क्या बोलते हैं, विंडोज, डोर, जो भी आपका आइटम है, जो भी हमारी ड्राइंग के अंदर रिफ्लेक्ट हो रहा है, उसके हिसाब से हम जो एस्टिमेट बनाएंगे, दैट इज कॉल्ड क्या? डिटेल्ड एस्टिमेट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? रिवाइज एस्टिमेट। रिवाइज एस्टिमेट क्या होता है? कई बार क्या होता है ना, जब हम प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं तो हमें अपने, जैसे हमने कल बात किया था कि जब मान लो 100 करोड़ का प्रोजेक्ट था, फिर वो 80 करोड़ पे हमें लाना है, ठीक है, ड्राइंग को फिर हमने रिवाइज कराया, तो उसको हम रिवाइज एस्टिमेट कहते हैं। रिवाइज मतलब दोबारा से ड्राइंग के अकॉर्डिंग जो है, हम जब दोबारा से एस्टिमेट करेंगे, दैट इज कॉल्ड रिवाइज एस्टिमेट, ठीक है। जब हमारे पास ड्राइंग होंगी, रिवाइज एस्टिमेट उसको कहेंगे। नेक्स्ट क्या है देखो, सप्लीमेंट्री एस्टिमेट। ये क्या होता है सप्लीमेंट्री एस्टिमेट? कोई एक्स्ट्रा आइटम हमारा बन रहा है, कोई एक्स्ट्रा आइटम मतलब प्रोजेक्ट के अलावा कोई हमने नया कोई आइटम उसमें ऐड ऑन कर रहे हैं, तो दैट इज को सप्लीमेंट। जैसे आप जानते हो सप्लीमेंट मतलब कोई एड ऑन है, एड ऑन कुछ कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सप्लीमेंट। हम लेते हैं, खाते हैं, सप्लीमेंट खाते हैं, दवाइयां वगैरह जो है, दैट इज कॉल्ड। उसी तरह से हमारा जो सप्लीमेंट होगा एक्स्ट्रा आइटम्स के लिए, दैट इज कॉल्ड सप्लीमेंट एस्टिमेट, ठीक है। फिर एनुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस एस्टिमेट। मतलब आप जानते हो कोई प्रोजेक्ट हमने हैंड ओवर कर लिया, अब अगर सोसाइटी वगैरह में रहते हो या किसी बिल्डिंग में कमर्शियल प्रोजेक्ट में हो, तो उसमें क्या होता है, भाई लिखो मत, ये वीडियो आपको मिल जाएगी यूट्यूब के ऊपर, तब आप नोट कर लेना, अभी आप समझ लो, ठीक है। यूट्यूब पे रिकॉर्डेड वीडियो में मिल जाएगा ये सारा चीज।
तब आप जो है इसको कर लेना, ठीक है। एनुअल रिपेयर, देखो जब प्रोजेक्ट हम हैंड ओवर कर देते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि आपका जो है प्रोजेक्ट का क्या होता है हमारा कि हम लोग उसको मेंटेनेंस एक जो है अमाउंट रखते हैं, तो भैया इसमें प्लास्टर में इतना खर्चा हो सकता है, पेंट में इतना खर्चा हो सकता है, कोई हमें पीसी कोई भी हमारा जो है छुटपुट काम चलते रहते हैं मेंटेनेंस के दौरान, रनिंग के दौरान, बिल्डिंग के जो है रनिंग के दौरान जो है कुछ ना कुछ चार्जेस हम लोग लगाते रहते हैं। जैसे अगर कोई फ्लैट में रहता होगा उसको पता होगा मेंटेनेंस चार्जेस क्या होते हैं। एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस आपको जो है अपने बिल्डर को या फिर जिस कंपनी के जिस भी प्रॉपर्टी में आप रह रहे हो उसको आपको पे करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या आपका एक्सटेंशन एंड इम्प्रूवमेंट एस्टिमेट, मतलब कोई एक्सटेंशन हम कर रहे हैं, मतलब 2 बिल्डिंग है, एक तीसरा बिल्डिंग हम लोग ला रहे हैं तो उसका एस्टिमेट हम लोग करते हैं, ठीक है। तो वही चीज है। और कुछ इंप्रूव कर रहे हैं, मतलब आप जो जिस प्रोजेक्ट में रह रहे हो उसमें अगर कंपनी या उसका डेवलपर जो है कुछ इंप्रूवमेंट कर रहा है, कोई मॉडिफिकेशन कर रहा है, तो उसका हम लोग कोई एस्टिमेट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सटेंशन एंड इम्प्रूवमेंट एस्टिमेट, ठीक है। ये तो गए हमारे। पुलकित, ये आपका कैमरा क्यों ऑफ कर रखा है यार आपने? ठीक है, फिर क्या है इंपॉर्टेंस ऑफ एस्टिमेशन। इंपॉर्टेंस ऑफ, देखो भाई हमारी क्लास में अगर रहना ना तो कैमरा ऑन रखा करो। अगर डाटा का इतना चिंता है कि मेरा डाटा जो है ना लूज हो जाएगा तो यू हैव नो नीड टू बी कम हियर, ठीक है। अगर हम अपना कैमरा ऑफ कर देंगे तो क्या होगा, समझ में आएगा किसी को कुछ? मैं बोलता रहूंगा खाली वर्बली, आएगा किसी को कुछ? भैया इतना शर्म करना है, इतना डर है तो भैया मत ज्वाइन करो क्लास को, ठीक है। कोई हम फोर्स नहीं कर रहे हैं किसी को भी। इंपॉर्टेंस ऑफ एस्टिमेशन, अब एस्टिमेट क्यों जरूरी है, एस्टिमेशन करना क्यों जरूरी है, ठीक है। एस्टिमेशन क्या है, एस्टिमेशन इज टेक्निक, ठीक है, फॉर प्रिडिक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। मतलब एस्टिमेट अगर आप करते हो ना तो आपके पास एक जो है मतलब एक फिगर आ जाता है जिसके बेसिस पे आप अपने काम को स्टार्ट कर सकते हो। मान लो आपके पास 100 एकड़ लैंड है लेकिन आप उसके अंदर कंस्ट्रक्शन करना चाहते हो, आपने माइंड जो बना लिया मुझे कंस्ट्रक्शन करना है, अब आपकी जेब में पैसा उतना है भी कि नहीं है उतना बड़ा लैंड को डेवलप करने के लिए, तो ये कहां से पता चलेगा, ये पता चलेगा आपको एस्टिमेशन से, ठीक है। एस्टिमेशन से ही पता चलेगा, ठीक। तो इसके लिए हमें जरूरी है कि एस्टिमेट किया जाए। पहले के प्रोजेक्ट देखे होंगे तुमने, पुराने प्रोजेक्ट देखे होंगे कि वो कई बार देखे होंगे, आज तो अब तो नहीं होते, लेकिन पुराने प्रोजेक्ट देखना कभी भी आधे अधूरे पड़े होंगे। मतलब एक बार डेवलपर ने शुरू कर दिया और करते करते जो है बीच में पैसा खत्म हो गया और फिर जो है फंड की कमी के कारण उसको प्रोजेक्ट जो है आधे पे ही बंद करना पड़ गया। इस टाइप की सिचुएशन आती है ना, तो ये इसीलिए होता है क्योंकि वो एक एस्टिमेट के बिना चलते थे। वो वही जो जो शुरू में हमने डिस्कस किया था कि भैया एक रफ एस्टिमेट के थ्रू चल रहे हैं, किसी ने बोल दिया भैया इतना पैसा लगेगा, नहीं पता है, हमने डिटेल एस्टिमेट नहीं बनाया जिसकी वजह से हमारे को दिक्कतें आई हैं रनिंग के दौरान, ठीक है। तो डिटेल्ड एस्टिमेट हमेशा प्रोजेक्ट का होना चाहिए अगर आपको प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कंप्लीशन तक ले जाना है तो, ठीक है। इसके लिए हमें जो है काफी सारी चीजें चाहिए होती है, जैसे हमने कल बताया ड्राइंग्स ही होती हैं और भी बहुत सारे जो है बीओक्यू वगैरह टेंडरिंग वगैरह हम सब कुछ करते हैं, तो वो हमारा जो है एस्टिमेशन का ही पार्ट है, ठीक है। देखो इसमें भी रनिंग आउट ऑफ टाइम्स रिसोर्सेज एंड मनी ड्यूरिंग अ प्रोजेक्ट, ये सारी चीजों से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम लोग एस्टिमेशन का सपोर्ट लेते हैं, हमें एस्टिमेशन करना चाहिए। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर एस्टिमेशन, अगर हमें एस्टिमेशन करना है तो उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है। कौन कौन से होंगे भाई, जीएफ कल हमने बात की था, ड्राइंग्स, वो ऑटो कैड में भी हो सकता है, पीडीएफ में भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नॉलेज ऑफ एक्सेल, एक्सेल का नॉलेज होना क्यों जरूरी है कि भैया आपको अगर एक्सेल और ऑटो कैड की नॉलेज होगी तो यू कैन वर्क फास्ट, यू कैन वर्क फास्ट। मतलब जो भी काम आप कर रहे हो, देखो एक मैनुअल करना अलग चीज है लेकिन मैनुअल में टाइम लगता है। आज हम इक्विपमेंट के ऊपर क्यों इतना डिपेंडेंट है, जेसीबी, पोकलैन, बड़े बड़े इक्विपमेंट, मशीनरी के ऊपर, टावर क्रेन के ऊपर, रेंज से भी काम चल जाता था लेकिन ये काम फास्ट करती हैं, ठीक है। तो हमें आज की डेट में हम कंपिटेटिव जमाने के अंदर रह रहे हैं तो हमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो भी है उनको यूज करते हुए अपनी स्किल्स को और अपने काम को फास्ट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, आईएस कोड। आईएस कोड क्यों जरूरी है भैया, आईएस कोड इसलिए जरूरी है कि भैया हमें पता चले कि हमें जो है किस तरीके से काम करना है और क्या, मतलब कहीं पे जैसे डिडक्शंस वगैरह हैं, हमारे गवर्नमेंट लॉज क्या कहते हैं, आईएस कोड क्या है, गवर्नमेंट का लॉ है भाई, कितना हमें वेस्टेज कंसिडर करना है, कितना हमें स्टील में वेस्टेज या फिर हमें जो है प्लास्टर में डिडक्शन करना है। मतलब ये नहीं कि एक भाई सोसाइटी किससे चलती है, सोसाइटी कैसे चलती है, क्योंकि कानून है। अगर हमारी सोसाइटी के अंदर लॉ एंड ऑर्डर ना, ये कानून ना हो, अपनी मर्जी के मालिक हो जाए तो भैया रहना मुश्किल हो जाए समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर। तो इसलिए हमने सोसाइटी में जो है लॉ बना रखे हैं, ठीक है। अब वैसे ही हमारे अपने कंस्ट्रक्शन फील्ड के अंदर हमारे लॉज क्या है, आईएस कोड्स हैं,
ठीक, हमें प्रॉपर काम कोई ज्यादा ना ले, कम ना ले, कोई अपनी मर्जी से काट ना दे, तो इसके लिए हमें आईएस कोड का रेफरेंस लेना पड़ता है हमेशा ही। ठीक है, एसओआर क्या है? शेड्यूल्स ऑफ रेट है। अब एसओआर जैसे हम डार कहते हैं, ये क्या बोलते हैं, हम कहते हैं ये डीएसआर कहते हैं, डीएसआर हो गया, यूएसआर हो गया, अलग अलग स्टेट्स के अपने भी कोड्स हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये कोड्स हम अपनी तरफ से जनरेट करते हैं, इनका कहीं ना कहीं बेस तो होता ही है। ठीक है ना, कोई ना एस फॉर क्या कोई। है? एस फॉर क्या बताया सर? एस फॉर क्या शेड्यूल्स बताया? ऑफ रेट्स, शेड्यूल्स ऑफ रेट्स, शेड्यूल्स ऑफ रेट। कोड है क्या? कोड है क्या ये सर? ये कोई कोड होता है क्या? डीएसआर सुना है? डीएसआर, नहीं सर। डीएसआर डेल्यू डेल्यू शेड्यूल्स ऑफ रेट्स, डेल्यू रेट शेड्यूल्स, ये सुना है? दिल्ली शेड्यूल्स इवैल्यूएशन में सुनी है चीज, इवैल्यूएशन में होती है। जब हम कोई भी रेट ड्राइव, हमने रेट एनालिसिस किया था ना, तो रेट एनालिसिस में यही यही काम आता है, एसओआर ही काम आता है। अब ये क्या है, हर स्टेट के अलग अलग भी हैं। ठीक है, हर पीडब्ल्यूडी के अलग कोड्स हैं। तो ये क्या है, ये आपको रेट ड्राइव कैसे करना है, रेट एनालिसिस कैसे करना है आपको, ये उसमें आपको हेल्प करता है। इसके बेस पे ही आप जो है रेट एनालिसिस करते हो। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ये चीजें आपकी मेन है जो कि आपको एस्टिमेशन के लिए चाहिए होती हैं। अगर आपके पास ये चीजें अवेलेबल है, देन यू कैन मेक एस्टिमेशन इजीली। ठीक है, नेक्स्ट क्या हमारा, नेक्स्ट अगर हम चलें तो व्हाट इज बिलिंग? बिलिंग कल हमने बात किया था। बिलिंग होता क्या है भैया? बिलिंग कब काम आता है? जब हम लोग प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। एग्जीक्यूशन, ये पुलकित अपना कैमरा नहीं खोलोगे भाई, तो देखो एक तो मैं निकाल चुका हूँ, दूसरे को भी निकाल दूंगा। ठीक है, यहाँ क्लास में रहना तो यू हैव टू ओपन योर कैमरा, डोंट बी लाइक दिस यार, बार बार मत बुलवाओ एक ही चीज को। ठीक है, प्रोजेक्ट बिलिंग क्या होता है? बिलिंग इज द प्रोसेस भाई क्लास में हो यार, क्लास में जो है ना सब लोग फॉलो कर रहे हैं, तो यू हैव टू बी फॉलो दो, है ना। कोई अपने अपनी मर्जी, अपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मेरे रूल मत फॉलो कराओ, बेशक से कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास आए तो हमारे रूल फॉलो करने पड़ेंगे भाई। ठीक है, प्रोजेक्ट बिलिंग क्या होता है? बिलिंग इज द प्रोसेस टू मेक अ पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर फॉर देयर जॉब। ठीक है, जो भी वो काम कर रहा है उसके लिए हमें पेमेंट करना पड़ता है उसको, जो भी उसने एक्टिविटीज की हैं। ठीक है, डिपेंड करता है टाइप ऑफ बिलिंग क्या है, बिलिंग कितने टाइप की होती है। ठीक, लमसम बिलिंग, लमसम बिलिंग क्या होता है कि कोई भी हमारा प्रोजेक्ट है, हमने उसको जो है बोल दिया भैया देख तू इतना काम करेगा ना, तो इतना तेरे को जो है एक ढंग से लमसम दे देंगे, इतना अमाउंट हम तेरे को दे देंगे, इतना पेमेंट हम तेरे को कर देंगे, ये पर्टिकुलर वर्क तूने कर दिया तो। ठीक है, मतलब स्टेज वाइज हम उसको तोड़ रहे हैं एक ढंग से। लमसम बिलिंग में ये होता है। ठीक, एंड क्या है, एंटायर प्राइस ऑफ अ प्रोजेक्ट इनटू वन फिक्स प्राइस, मतलब कोई भी है, हमने एक फिक्स अमाउंट बना दिया उसका कि भैया इतना पैसा तेरे को मिलेगा इस पर्टिकुलर जॉब का। ठीक, नेक्स्ट क्या है दोस्तों? कॉस्ट प्लान बिलिंग। कॉस्ट प्लान बिलिंग क्या है? कॉस्ट प्लान में क्या होता है कि हमने जो है ब्रेकअप किया हुआ है, पर्टिकुलर ब्रेकअप किया हुआ है, क्या है? कॉस्ट प्लस बिलिंग, सॉरी, cost plus billing contractor provide more flexibility for a contractor than the lump sum billing, then but it be riskier for the owner. ठीक, cost plus billing required the owner to pay contractor for the cost of project plus fee of a profit। मतलब एक हम लोग जैसे करते हैं ना, हमने कल भी पढ़ा था, हमने रेट एनालिसिस में पढ़ा था, सीओपी, कॉन्ट्रैक्टर ओवरहेड प्रॉफिट, जो हम लोग कॉन्ट्रैक्टर को देते हैं भाई काम के अलावा हम उसको एक फिक्स पे करते हैं। ठीक है, एक फिक्स्ड जो है पेमेंट उसको देते हैं। अब वो फिक्स पेमेंट क्या होता है, कई बार जो है कि कॉन्ट्रैक्टर जो है अपना काम जल्दी खत्म करने के लिए, जल्दी खत्म करने के लिए, क्योंकि उसको पता है मैं ये एक्टिविटी में खत्म कर लूंगा तो मुझे मेरी फीस भी मिलेगी और मुझे इंसेंटिव भी मिलेगा, मुझे मतलब जो परसेंटेज हमने फिक्स किया हुआ वो भी मिलेगा। इसमें कुछ डिसएडवांटेजेस भी होती हैं। क्या? कंपनी कॉन्ट्रैक्टर को क्वालिटी वगैरह से कोई मतलब नहीं होता, उसको पर्टिकुलर जॉब करने से मतलब है भाई। जहाँ 28 दिन का हमारा स्लैब का जो है अपना सीक्वेंस होता है, वो उसको जल्दी 20-22 दिन में, और उसमें क्वालिटी में आप कुछ बोल नहीं सकते हो। जब इस टाइप का प्रोजेक्ट कॉस्ट होगा, कॉस्ट प्लस बिलिंग हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो उसमें हमें दिक्कतें आती है, क्लाइंट को दिक्कतें आती है। बेसिकली कॉन्ट्रैक्टर अपनी मर्जी का मालिक होता है, वो फटाफट से काम निपटा के निकलना चाहता है साइट से। ठीक है, क्या क्वालिटी है क्या है, ये आपको फिर उसके लिए अलग से मैन पावर बिठाना पड़ता है भाई, कि भैया जो है जो उसको सुपरवाइज करे, ठीक है, उसके काम को लिए। बट ये एक टाइप का हमारा जो है बिलिंग का फॉर्मेट है। नेक्स्ट क्या है? टाइम एंड मटेरियल बिलिंग। टाइम एंड मटेरियल का मतलब क्या है? टाइम एंड मटेरियल, अगर जो कंसल्टेंसीज देखी होगी ना तुमने, कंसल्टेंसीज क्या करते हैं, इसी के ऊपर काम करती हैं, किसके ऊपर? टाइम एंड मटेरियल बिलिंग के ऊपर। या तो वो टाइम क्या है, मतलब मैन पावर दे रही है, मैन पावर दे रही है। कई बार देखा होगा लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स भी होते हैं, कंसल्टेंट भी एक लेबर ही, मैन पावर लेबर ही है, वो मैन पावर लेबर ही है, बट उसके पास हाई क्वालिटी एक्सपीरियंस, ठीक है, क्वालिफाइड जो है उसके पास लेबर होती है, मैन पावर होती है, होती वो भी लेबर मैन पावर ही है, लेबर सप्लायर ही है वो भी, कंसल्टेंट भी। और एक होता है लेबर कॉन्ट्रैक्टर जो केवल लेबर सप्लाई करता है। ठीक है,
तो ये उसमें क्या है, हम लोग टाइम दे रहे हैं, हम लोग टाइम के अगेंस्ट में पैसा ले रहे हैं, आदमी दे रहे हैं टाइम के अगेंस्ट, वो पैसा वो काम कर रहे हैं उसके अगेंस्ट में हम पैसा ले रहे हैं। और एक होता है मटेरियल, भाई आप मटेरियल दे रहे हो कॉन्ट्रैक्टर को या किसी क्लाइंट को सप्लाई कर रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड मटेरियल, मटेरियल बिलिंग। ठीक। नेक्स्ट क्या है, यूनिट प्राइस बिलिंग। अभी हमने बात किया था यूनिट प्राइस बिलिंग, जो हमने आइटम वाइज बात किया ना, डिटेल एस्टिमेट। डिटेल एस्टिमेट इज अ पार्ट ऑफ व्हाट, डिटेल एस्टिमेट इज अ पार्ट ऑफ यूनिट प्राइस बिलिंग। जब आप कोई काम कर रहे हो, मान लो आपको बीओक्यू में 100 क्यूबिक मीटर कंक्रीट है, तो ऐसा नहीं है कि 100 क्यूबिक मीटर आपने एक ही बारी में कर दिया, आपने 10 किया, 20 किया, 30 किया, 40 किया, 40 क्यूबिक मीटर ऐसे करके आप चले, तो दैट इज कॉल्ड यूनिट। मतलब आइटम प्राइस पे, आइटम की क्वांटिटी आप कितनी क्लेम कर रहे हो बिल में, उसके अकॉर्डिंग जो अब आप बिलिंग कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड यूनिट प्राइस बिलिंग। ठीक है, यूनिट प्राइस बिलिंग। अब जो है डॉक्यूमेंट एनक्लोज विद द बिल, जब हम कोई भी डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं कॉन्ट्रैक्टर को, क्लाइंट को, तो उसके साथ में क्या क्या होना चाहिए। द मेजर डॉक्यूमेंट इज बिल सबमिशन लेटर और कवर लेटर। ये हमने, पता नहीं आप लोगों ने देखी कि नहीं देखी, जो है हमने डिस्कस किया था अपने टेंडरिंग वाले केस में। ठीक है, सबमिशन, बिल सबमिशन लेटर और कवर लेटर, मतलब एक बिल के बाहर जो है आपको एक लेटर लगाना होता है कि सर आई एम सबमिटिंग दिस बिल एंड द वैल्यू ऑफ द बिल इज दिस अमाउंट फॉर दिस पर्टिकुलर मंथ। वो लिखना होता है, बस 2-3 लाइनें लिखनी होती हैं, दैट इज कॉल्ड बिल सबमिशन लेटर और बिल कवर लेटर। टैक्स इनवॉइस क्या है, जब आप उसमें रिफ्लेक्ट करते हो प्रीवियस कितना हो गया, दिस बिल कितना हो गया, क्यूमुलेटिव कितना हो गया, ब्रेकअप, ब्रेकअप व्हाट यू आर क्लेमिंग फॉर दिस पर्टिकुलर मंथ। और डिटेल होती है, प्रोजेक्ट की डिटेल होती है, आपकी डिटेल होंगी, आपके टैक्सेस डिटेल होंगी, जो भी डॉक्यूमेंट आपको देने हैं, जैसे टीपीआई है या फिर डब्ल्यूसी पॉलिसी है, पीबीजी है, उनकी वहां पर मेंशन रहेगा सब कुछ। ठीक है, तो वो टैक्स इनवॉइस होता है। परफॉर्मा इनवॉइस क्या होता है, परफॉर्मा इनवॉइस जो है आपकी एक ढंग से जस्ट फॉर क्लाइंट रिव्यू के लिए हम जो टैक्स इनवॉइस सबमिट करते हैं बिल के साथ में, दैट इज कॉल्ड परफॉर्मा इनवॉइस। ठीक है, जस्ट फॉर रिव्यू, उस पर टैक्स नंबर नहीं होता है। अगर कोई भी आप जानते होगे जो भी टैक्सेशन से रिलेटेड काम करते हैं, तो उनको पता है टैक्स नंबर तभी आप डालते हो जब आप टैक्स पे कर रहे हो, तो जो अब आपके पास फ्रीज अमाउंट होता है, फाइनल अमाउंट होता है। ऐसा नहीं है कि पता चला 10 लाख का बिल दिया था लेकिन क्लाइंट ने पास किया 5 लाख रुपए, तो आपने 10 का पेमेंट कर दिया, वो तो ओवर पेमेंट हो जाएगा। तो उतना ही बिल, उतना ही टैक्स आप दोगे ना जितना कि आपको बिल सर्टिफाई किया है क्लाइंट ने। तो इसके लिए पहले हम परफॉर्मा इनवॉइस सबमिट कराते हैं कॉन्ट्रैक्ट क्लाइंट को, और जब क्लाइंट जो है उसको ओके कर देता है पेमेंट को, तब हम लोग क्या करते हैं, तब हम लोग टैक्स इनवॉइस को सबमिट करते हैं टू द क्लाइंट। ठीक। नेक्स्ट क्या है, बिलिंग एब्स्ट्रैक्ट। ये तो पता ही होगा बिलिंग एब्स्ट्रैक्ट क्या है, जिसमें कि डिटेल, अभी जो हमने बात किया डिटेल एस्टिमेशन, मतलब आइटम उसमें लिखे होते हैं कि किसके अगेंस्ट में कितना है, किसके अगेंस्ट में कितना है, वो हम बिलिंग एब्स्ट्रैक्ट के अंदर हमें रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, फिर आता है जेएमआर शीट, सॉरी इसके पहले जो है मेजरमेंट शीट आएगा। मेजरमेंट शीट क्या है, जो बिलिंग एब्स्ट्रैक्ट में आप क्लेम कर रहे हो क्वांटिटी, वहां पर तो कई वाले सिंगल अमाउंट दिखाएगा 100 क्यूबिक मीटर, लेकिन उसका बैकअप क्या है, वो कहाँ कहाँ पे आपने काम किया है, पीसीसी में डाला है, आरसीसी में डाला है, या फिर फर्स्ट फ्लोर के ग्राउंड भी डाले हैं, कॉलम डाले हैं, तो वो आपके मेजरमेंट शीट में रिफ्लेक्ट होते हैं। जीएमआर शीट क्या होता है, ज्वाइंट मेजरमेंट रिकॉर्ड। ज्वाइंट मेजरमेंट रिकॉर्ड क्या होता है, ये हम लोग किस लिए बनाते हैं, कई बार जो है प्रोजेक्ट के अंदर ऐसे भी हमारे जो आइटम्स होते हैं जो कि हिडन होने वाले हैं। मान लो आपने एक्सकवेशन किया, ठीक है, आपकी ड्राइंग में, आपकी जो ड्राइंग थी उसमें ये एक्सकवेशन दिखा रखा था, बट ड्यू टू सर्टेन कंडीशन, जैसे आजकल आप देखोगे बारिश वगैरह में जो है आपने एक्सकवेशन कर रहे हो, तो कई बार जो है एक्स्ट्रा एक्सकवेशन हो जाता है, बारिश के कारण जो है वो ढल जाता है, मिट्टी जो है गिर जाता है। अब वो ये जो हो गया ना, ये ऐसे फैल गया, फैल गया, आपने नहीं किया, आपने एक्सकवेशन नहीं किया, लेकिन क्या, ये फैल गया, मिट्टी गिर के फैल गया। अब आपका दोष नहीं है ना, आपका दोष नहीं है, और ये चीज ड्राइंग में भी रिफ्लेक्ट नहीं हो रही थी। ठीक है, आपने कंस्ट्रक्शन किया और जब बैक फिलिंग किया तो आपने इस पार्ट को भी किया, इस पार्ट को भी किया, मतलब अपने स्कोप ऑफ वर्क से ज्यादा किया। अब ये बैक फिलिंग एक ऐसी चीज है जिसको कि आप जस्टिफाई कैसे करोगे कल की डेट में, तो जब क्लाइंट जब आएगा साइड पे, या कोई भी बंदा आएगा नया बंदा, जैसा थर्ड पर्सन कोई गया, तो उसको कैसे पता चलेगा भैया ये चीज यहाँ पर हुई थी, नहीं पता चलेगा ना। वो तो कहा भैया ड्राइंग्स दिखा, ड्राइंग में क्या था, उसी के हिसाब से पेमेंट करूंगा मैं। अगर ड्राइंग्स में ये दिखा रखा था, वो तो कहेगा भाई ड्राइंग में ये था, मैं कैसे मान लूं तूने ये भी बैक फिल किया है, एक्सकवेशन तो क्लेम नहीं कर रहा है लेकिन बैक फिलिंग ले रहा है, मैं कैसे मान लूं। तो उस कंडीशन में जब भी कोई साइट पे इंजीनियर होगा, वो अपना क्लाइंट के बंदे का साइन, कंसल्टेंट अगर है तो कंसल्टेंट का साइन, और कॉन्ट्रैक्टर का जो प्रोजेक्ट मैनेजर है उनके साइन लेगा एक लेटर पे लिख के कि सर जी हमने 100 क्यूबिक मीटर जो है, 100 मीटर क्यूब जो है हमने एक्स्ट्रा जो है बैकफिल किया है, और ये किसकी वजह से होता है, ड्यू टू रेन, ड्यू टू रेन स्लाइड, लैंडस्लाइड हो गया था, ये जो मिट्टी थी वो खिसक गई थी, जिसकी वजह से हमें एक्स्ट्रा इतना वॉल्यूम बैकफिल करना पड़ा। अब जब ये आपके पास डॉक्यूमेंट होगा तो आप जो है क्लेम कर सकते हो, लेकिन अगर ये डॉक्यूमेंट नहीं रहेगा
तो भैया कोई आपको नहीं वो कर सकता है। भगवान ने देखा है ये चीज, भगवान ही आके बताएगा। तो भगवान नहीं आए, ये तो आपको पता है, भगवान आगे बताने वाला है नहीं, जस्टिफाई करने वाला है नहीं कि भैया आपने ये काम किया था। तो अपनी जो है अपनी सेफ्टी के लिए हम जीएमआर शीट बनाते हैं, जिसमें कि क्लाइंट, कंसल्टेंट और कॉन्ट्रैक्टर का साइन होते हैं। और वो किस आइटम के लिए, जो कि हिडन होने वाला है, जो कल की डेट में आप जस्टिफाई नहीं करने वाले हो, या कोई चीज ऐसी है जो चीज दबने वाली है किसी भी चीज के नीचे। अब प्लास्टर के पीछे कुछ आपने एक्स्ट्रा काम कर दिया, ठीक है, कोई एक्स्ट्रा काम आपने कर दिया, वायर मेश लगा दिया सपोज करो, और वायर मेश आपके बीओक्यू में आइटम नहीं था, बीओक्यू में आइटम नहीं था, तो क्या करोगे? एक जगह पे आपने दिखा दिया, सर जी देखो मैंने वायर मेश लगा रखा, तोड़ दिया प्लास्टर। अब 10 जगह लगा रखा है, 10 जगह तोड़ोगे क्या? नहीं तोड़ोगे ना। उसके लिए जस्टिफाई करने के लिए क्या है कि आप क्लाइंट के, कंसल्टेंट के और साइट इंजीनियर के या प्रोजेक्ट मैनेजर के साइन ऑफ करवा के रख लोगे। नुकसान बाद में आप ही को होगा, 10 जगह तोड़वाते फिरोगे, नहीं तो फिर जगह, सर जी देखो यहाँ पे लगा रखा है, देखो छेनी से मैं छिलके दे देता हूँ, दूसरी जगह भी छिलके दोगे तो खराब हो जाएगा सारा काम। इसके लिए जो है करना पड़ेगा। ऐसे आइटम्स के लिए क्या करेंगे हम लोग, जीएमआर शीट को बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारा, ये तो हो गया मेजरमेंट शीट। नेक्स्ट क्या है हमारा, प्रोग्रेस हाईलाइटेड ड्राइंग। प्रोग्रेस हाईलाइटेड ड्राइंग क्या है? कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर अगर आप गए होगे तो वहां पर क्या होता है कि हर मंथ जो है, मान लो ये प्रोजेक्ट होना है आपका, ठीक है, ये प्रोजेक्ट है जिसमें कि ये फुटिंग्स है आपकी, ठीक है, फुटिंग्स है। अब इसमें क्या होगा, मान लो इस महीने जो है आपने इस वाली फुटिंग का पीसीसी किया, 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 ठीक है। फिर और जो है इन ये इस वाली फुटिंग में, ये जो मैं ब्लू से कर रहा हूं, इसमें आपने पीसीसी भी किया, कंक्रीट भी किया, इसमें भी आपने पीसीसी किया और कंक्रीट किया, इसमें भी आपने पीसीसी किया, कंक्रीट किया। तो भैया जब आप ये चीज लगा के दोगे क्लाइंट को बिल के साथ में, तो वो आराम से समझ जाएगा ना इस महीने कौन सा काम हुआ, ठीक है, आराम से समझ जाएगा भाई इस महीने इनकी पीसीसी हुई और इनमें पीसीसी और फाउंडेशन दोनों का कंक्रीट हुआ। तो ये चीज अपडेट होती है। ऐसे ही हम कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर भी, आप जाओगे किसी कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर तो वहां पर भी प्रोग्रेस हाईलाइटेड ड्राइंग जो है प्रोजेक्ट मैनेजर के या प्रोजेक्ट साइट के ऑफिस के बाहर लगी रहती है, जिसको कि हर रोज इंजीनियर जो है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसको अपडेट करना, वो करता रहता है, वो हमेशा करता रहता है, ठीक है, अपडेट करता रहता है। तो इसलिए जो है प्रोजेक्ट हाई, ये प्रोग्रेस हाईलाइटेड ड्राइंग भी एक चीज होती है, एक आइटम है हमारा जो करते हैं। फोर कार्ड एंड चेकलिस्ट क्या होती है? फोर कार्ड एंड चेकलिस्ट क्या है? जो आप कास्टिंग कर रहे हो, फोर कार्ड क्या होता है, जो भी आप कंक्रीटिंग वर्क कर रहे हो या जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हो, शटरिंग कर रहे हो या स्टील बांध रहे हो, हर एरिया के लिए हमारे पास क्या है, एक चेकलिस्ट होती है, हर एक्टिविटी के लिए एक चेकलिस्ट होती है, ठीक है। क्योंकि बिना चेकलिस्ट के आप जो है वो काम नहीं कर सकते हो। और अगर आपने बिना चेकलिस्ट के, साइन ऑफ के, मतलब क्लाइंट से बिना चेकलिस्ट के अप्रूवल के या एक्टिविटी अप्रूवल के काम कर दिया और कल की डेट में उसमें कोई फॉल्ट हो गया, तो भैया तोड़ना पड़ जाएगा, खोलना पड़ जाएगा सारा। तो इसलिए जो है कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो, शटरिंग कर लिया, क्लाइंट के बंदे को बुलाओ, कंसल्टेंट के बंदे को बुलाओ, सर जी देखो मैंने शटरिंग कर लिया, आप चेक कर लो। और उसमें बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं कि भैया ये प्लम बॉब जो है ओके है, स्टार्टर लगा हुआ है, ठीक है, जो कुंडे हैं उस पे वो सब प्रॉपर हैं नहीं है, वो सब चीजें उस पर मेंशन होती है। कवर ब्लॉक लगा रखा था नहीं लगा रखा था, वो सारी चीजें उस चेकलिस्ट के अंदर मेंशन होती है और उसको वो ओके करता है। कल की डेट में कोई भी प्रॉब्लम होगा ना, तो कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर ब्लेम नहीं आएगा, कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर ब्लेम नहीं आएगा कि आपने बिना क्लाइंट के अप्रूवल के काम कर दिया। तो इसलिए ये चीजें करी जाती हैं। ऐसी पोर कार्ड भी होता है जब कंक्रीटिंग वर्क कर रहे होते हैं या जो हम पीसीसी वगैरह कर रहे हैं, तो उस केस में हम लोग पोर कार्ड वगैरह का यूज करते हैं, ठीक है। चेकलिस्ट तो अलग चीज हो गया, चेकलिस्ट तो भैया काम ओके है, मतलब जो भी आप वर्क करने जा रहे हो उससे पहले की एक्टिविटी, बिफोर यू गो टू स्टार्ट नेक्स्ट जॉब, उससे पहले चेकलिस्ट होता है। पोर कार्ड क्या है, जो आप कास्टिंग कर रहे हो, पोर कार्ड जो कास्टिंग वगैरह कर रहे हो उसके लिए जो है कंक्रीट सही आया नहीं आया, ठीक है, जो साइड थी वो नीट एंड क्लीन थी नहीं थी, वो सारा का सारा पोर कार्ड में आपको मेंशन करना पड़ता है, ठीक है। वो नेक्स्ट क्या है फिर हमारा, रिकवरी ऑफ मोबिलाइजेशन एंड एडवांस एस्केलेशन वेरिएशन शीट, ये हम लोग डिस्कस करेंगे आगे चल के क्या होता है ये चीज है। लेबर लाइसेंस होना चाहिए, हार्ड कॉपी ऑफ इंश्योरेंस होना चाहिए, ईएसआईसी और ईपीएफ जो है आपका, ये चीजें आपकी होनी चाहिए जब भी आप कोई बिल सबमिट करते हो टू द क्लाइंट, ठीक। और नेक्स्ट क्या है, एसटीपी वाटर स्लिप। एसटीपी वाटर स्लिप क्या होता है मालूम है किसी को? भाई जिन्होंने क्लास कर रखी है उनको तो ठीक है, जो नए आए हैं उनको उनको पता है एसटीपी स्लिप क्या होती है। सीवरेज वाटर जो प्लांट यूज, सीवरेज प्लांट का जो हम वाटर यूज करते हैं ना, वो कंस्ट्रक्शन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। वो हम लोग आपका माइक ऑफ है, ठीक है प्रशांत, आपका माइक ऑफ है, ठीक। तो हम लोग क्या है, हाँ बोलो क्या कहते हैं। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में वाटर जो यूज हो हाँ रहा है सीवेज वो। ट्रीटमेंट प्लांट, अब ये क्यों जरूरी है? क्योंकि आज की डेट में गवर्नमेंट के हिसाब से हम लोग ग्राउंड वाटर को यूज नहीं कर सकते हैं फॉर अ कंस्ट्रक्शन पर्पज,
ठीक है, हमें सिर्फ एसटीपी पानी को ही यूज करना चाहिए, मतलब जो ग्राउंड वाटर है वो तो खत्म हो रहा है, तो उसको रिजर्व करने के लिए गवर्नमेंट ने बैन कर दिया बिल्कुल ही। हम ड्रिंकेबल वाटर को भी यूज नहीं कर सकते हैं कि भैया म्यूनसिपैलिटी का जो है पानी आ रहा है उसको भी आपने नल का लगा के चलो जी कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं इससे, वो भी बैंड है। आपको एसटीपी का पानी चाहिए होता है जो आपको जस्टिफाई करना पड़ता है विद द वाटर, एसटीपी वाटर स्लिप के थ्रू। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, एसटीपी की स्लिप जो है वो बिल के साथ में अटैच करेंगे। ठीक, अदरवाइज जो है आपकी एनजीटी कभी भी आएगी ना, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, वो आपकी साइट को बंद कर सकती है अगर आपके पास एसटीपी स्लिप्स नहीं होंगे। दैट मीन्स कि आपने पानी कहाँ का यूज किया, या तो ग्राउंड वाटर यूज या म्यूनसिपैलिटी का पानी यूज किया, और जो कि इलीगल है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग एसटीपी वाटर को यूज नहीं करते हैं, सॉरी यूज करते हैं। डॉक्यूमेंट एनक्लोज विद द बिल, ये तो अभी हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी। अब हाँ, ये चीज है, बिल सबमिशन लेटर जो है इस तरीके का होता है। ठीक है, इस तरीके का बिल सबमिशन लेटर होता है, जिसमें कि आपको क्लाइंट का नाम लिखना होगा, किसको आप दे रहे हो, डेट लिखना होगा, अमाउंट लिखना होगा। ठीक है, ये चीजें इस तरीके से होती हैं। नेक्स्ट क्या है, डॉक्यूमेंट एनक्लोज विद हमने देखा परफॉर्मा इनवॉइस। परफॉर्मा इनवॉइस का फॉर्मेट ये होता है, यहाँ पर कि दिस बिल, क्यूमुलेटिव, प्रीवियस बिल वगैरह सब मेंशन होता है। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर का नाम होगा, साइट एड्रेस होगा, बिल टू किसको दे रहे हो। बिल टू मतलब क्या होता है, बिल टू का मतलब देखो ये लैंग्वेज है, बिल टू मतलब जिसको कि आप बिल सबमिट कर रहे हो, जिसको कि आप बिल सबमिट, क्लाइंट। ठीक है, वो यहाँ पर मेंशन होगा, बिल टू का एड्रेस वो यहाँ पर मेंशन होगा, जीएसटी नंबर क्लाइंट का मेंशन होगा, कॉन्ट्रैक्टर का मेंशन होगा। ठीक है, दोनों का ही जीएसटी नंबर मेंशन होगा। फिर बिल पीरियड, बिल पीरियड मतलब कब से कब तक का आप ये बिल सबमिट कर रहे हो, वो चीजें मेंशन होंगी। ठीक है, प्रोजेक्ट स्टार्ट डेट, प्रोजेक्ट एंड डेट वो मेंशन होगा। फिर बिल जो है आपका जो जो कार पॉलिसी, डब्ल्यूसी वगैरह जो होंगी हमारी, वो चीजों की डिटेल आप इसमें फिलअप करोगे। ठीक, नेक्स्ट क्या हमारा, ये जो है बिलिंग एब्स्ट्रैक्ट। अब बिलिंग एब्स्ट्रैक्ट का यही देखो हमने बात किया, यहाँ पर आइटम लिखे होंगे, यूनिट होगा, क्वांटिटी होगा, रेट होगा, अमाउंट होगा, प्रीवियस क्वांटिटी, दिस बिल क्वांटिटी और क्यूमुलेटिव क्वांटिटी। फिर वैसे ही हमारा अमाउंट होगा, प्रीवियस क्वांटिटी, दिस बिल क्वांटिटी और क्यूमुलेटिव अमाउंट होगा। ठीक है, तो ये बिलिंग एब्स्ट्रैक्ट है। इस तरीके से हमारा बिलिंग एब्स्ट्रैक्ट बनता है, जस्ट जस्ट फॉर योर रिव्यू। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका मेजरमेंट शीट। मेजरमेंट शीट का जो है, मेजरमेंट शीट और जेएमआर शीट इसी तरीके से बनती है। इसी तरीके से जो है जेएमआर शीट और जो है आपका मेजरमेंट शीट बनता है। भाई इसी को आपने अगर कोई चीज ऐसी इसके अंदर रिफ्लेक्ट कर रही है जो कि हिडन होने वाली है, तो वो जेएमआर हो गया। और मेजरमेंट शीट जो है आप नॉर्मली जो आपके ड्राइंग्स में जो जस्टिफाई करने वाली चीजें हैं, वो आप मेजरमेंट शीट के थ्रू जो है दिखा सकते हो, उसके लिए जीएमआर की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्या हमारा, मोबिलाइजेशन एडवांस रिकवरी शीट। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, ये हम आगे चल के भी डिस्कस करेंगे मोबिलाइजेशन एडवांस रिकवरी शीट का। ठीक है, और क्या है, मोबिलाइजेशन एडवांस एस्केलेशन वगैरह जो है, ये सारी चीजें हमारी होती हैं। ठीक है, और प्रोग्रेस हाईलाइटेड ड्राइंग्स, ये जो है आपको बता ही दिया क्या होता है, पोर कार्ड, चेकलिस्ट वगैरह, ये लेवल लाइसेंस जो है, ये चीजें हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक ब्रीफ है जो कि हम क्वांटिटी सर्वेइंग के अंदर करते हैं। एक एस्टिमेशन क्या है, बिलिंग क्या है, टेंट जो है हमने यहाँ पे अभी डिटेल में इसको देखा है। ठीक है, ये मीटिंग ओवर हो रहा है, मैं दूसरा लिंक भेजता हूँ, फिर आगे उसमें डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलो।